होते हैं। आर्थिक सर्वे हमारे सामने है, उसकी मीमांसा हो रही है, समीक्षा हो रही है। सेहत कैसी है हमारी अर्थव्यवस्था की, हमारे देश की, इससे पता चलता है। गुंजाइश कितनी है ये भी पता चलता है। किन-किन क्षेत्रों में सरकार थोड़ा ज़्यादा करके और बेहतर कर सकती है आने वाले साल में या आने वाले सालों में, कहीं न कहीं इससे इसके भी इंडिकेशन मिल जाते हैं। मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, कानूनी मामलों के विशेषज्ञ, राजनीतिक, सामाजिक और जो दूसरे आयाम हैं, उन पर भी उतनी ही गहरी पकड़ रखने वाले विजय सरदाना साहब। तो विजय जी से समझने की कोशिश करते हैं कि साहब ये जो आर्थिक सर्वे आया है, इसके आलोक में बजट कैसा होगा? विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। तो विजय जी, सबसे पहले तो आर्थिक सर्वे के बारे में बताइए। आर्थिक सर्वे क्या बता रहा है? देश की सेहत कैसी है? और क्या वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री की कैप्टनशिप में कुछ चौके-छक्के लगाने की स्थिति में हैं? ओंकार जी, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी, बहुत स्वागत। देखिए ओंकार जी, पिछले कई महीनों से इनफैक्ट रेगुलरली जब भी हम इकोनॉमी की चर्चा करते थे, कुछ मुद्दों को लगातार उठाते रहे थे और उम्मीद ये थी कि सरकार उस पर कहीं ना कहीं फोकस करेगी। सबसे अच्छी बात क्या होती है, जब तक आप किसी कमजोरी को ना मतलब कि मानने को ही तैयार नहीं हो, तो उसमें सुधार की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन इस बार जो जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें अच्छी बात यह है कि जो बातें लगातार मैं आपके साथ भी और अपने चैनल पे भी मैंने कई बार उनके ऊपर वीडियो बनाए हैं, जो उठाता रहा हूं कि सरकारों को, चाहे आप किसी भी दल के हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में सुधार कैसे हो, सबसे पहले प्रयास उसी पे होना चाहिए। दूसरा, जो हमेशा कहा जाता है कि अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है, सरकार के पास प्रॉपर टैक्स कलेक्शन नहीं है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, गरीबी है, बहुत कुछ चैलेंजेस हैं, और इतने बड़े देश में 144 करोड़ की जब आबादी से ऊपर आपकी आबादी हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि देश में हर आदमी अमीर है। बहुत सारा जो समाज का हिस्सा है वो गरीब भी होता है, उसको सामाजिक और आर्थिक सहायता भी चाहिए होती है, ताकि वो भी एक, जिसको हम ये कह सकते हैं, डिग्निफाइड लाइफ जी सके। ये चुनौतियां हमारे सामने हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यही बातें अगर हम देखें डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस इकोनॉमिक सर्वे में बहुत जगह पे एक्नॉलेजमेंट किया है, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेके मैं काफी मुखर भी रहा हूं, और अक्सर मैं कहता हूं कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल पैसा जा कहां रहा है, क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इस बार इकोनॉमिक सर्वे में वो बातें भी इंडिकेट की गई है कि आफ्टर ऑल जो पैसा लगाया गया या जो प्रयास किए गए, वो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट नहीं मिले। अब वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सरकार इस बात को ओपनली एक्सेप्ट करेगी, लेकिन जिसको हम कहते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उसको हमारे दर्शकों को समझना होगा। जी, और जी। इसीलिए जो इकोनॉमिक सर्वे है, या जो आज जैसे हमने चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए इन चर्चाओं का महत्व हो जाता है कि जो चीजें सरकार नहीं बता रही है, और नहीं भी बताएंगी क्योंकि उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होता है, लेकिन उनको समझना जरूरी है और उनका समाधान भी जरूरी है। तो बहुत सारी बातें हैं, एक नहीं, और इस बात को हमें ध्यान में रख के उस हिसाब से फिर हमें कल के बजट की जो एक्सपेक्टेशन है उसको समझना। तो थोड़ा-सा खुल कर के बताइए साहब कि गुंजाइश कितनी है और कौन-कौन से ऐसे सेक्टर आपको लग रहे हैं, जिनको एड्रेस करेगी मोदी सरकार? देखिए, मुझे जो याद आता है 2013 में 2014 में जब संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और उसमें सेंट्रल हॉल में अडवाणी जी भी थे,
मुरली मनोहर जोशी से लेकर के तमाम लोग थे। जब इनको नेता चुना गया और इनका संबोधन हुआ तो अ, उनका कहना ये था कि हमारी सरकार जो है वो गरीबों की सरकार होगी और हम गरीबी पर ही फोकस करेंगे। जो अंत्योदय या कह लीजिए कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है उसकी हम चिंता करेंगे। विजय जी, इस बार हमने चुनाव में देखा है कि जिस गरीब गुरबा की ये लोग बात करते रहे, जिनको 80 करोड़ जनसंख्या को पिछले कई साल से भोजन भी दे रहे हैं, वही सबसे बड़े लाभार्थी भी रहे हैं। आयुष्मान योजना हो, आपका पेयजल हो, बिजली कनेक्शन हो, गैस कनेक्शन हो, घर देना हो, सब उसी वर्ग को दिए हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका एक बड़ा भाग छिटक गया है और वही वजह है कि 240 सीटों पर ये सिमट गए हैं। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि तीसरी सरकार का जो पहला बजट होगा ये उसी दिशा में और हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, या जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं, जो कई सालों से इंतजार कर रहा है इस सरकार से, खास तौर से मोदी से, कि कुछ राहत उनके भी हिस्से में आएगी, तो किस तरीके से ये संतुलन साध करके आगे बढ़ेंगे? सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सरकार के बजट में कल देखनी होगी और उसका रिफ्लेक्शन मैं इकोनॉमिक सर्वे में भी आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, सरकार के पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है उनके टैक्स रेवेन्यू, और टैक्स रेवेन्यू के आधार पे जब सरकार के पास जो भी टैक्स आएगा, करीब 15-20 लाख करोड़ के आसपास जो भी बनता है, जीएसटी क्योंकि बढ़ गया है, फिर कैपिटल गुड्स है, फिर इनकम टैक्स है, वगैरह वगैरह। कल जो टैक्स कलेक्शन का डेटा आएगा उससे हम उन चीजों को और डिटेल में एनालाइज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि जो आपने सवाल उठाया चुनाव को, पहले हम उसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन समझते हैं और फिर उसको बैकवर्ड इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे और फिर उसका बैकवर्ड हम कल बजट में देखेंगे। जी हाँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रही, मुद्दा था महंगाई का लेके, कि भाई देश में महंगाई बहुत हो गई है और सरकार कुछ कर नहीं रही। हालांकि नंबर को लेके, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का नंबर ले लेके हम लोग बात करते रहे और सरकार की तरफ से दलील ये आती रही कि देखिए नंबर तो कंट्रोल में है और कांग्रेस से कम है, बीजेपी के शासन में, वगैरह वगैरह। देखिए, आज की दुनिया में बात बहुत सिंपल है कि आप नंबर, कैलकुलेशन कुछ भी करिए, सवाल इस बात का है कि क्या महंगाई आम जनता को चुभ रही है या नहीं चुभ रही। पहली बात, बहुत सिंपल आंसर था कि महंगाई चुभ रही है। तो जितने लाभार्थी थे जिनका जिक्र आपने किया, उन्होंने कहा ठीक है आपने घर तो दे दिया, लेकिन उस घर में बैठ के जब मैं खाना बनाता हूं तो मेरी मुसीबतें बढ़ जाती हैं क्योंकि मेरा घर नहीं चल रहा। तो जो आपने उस लाभार्थी को एक घर बना के दिया, वो एक लिमिट के बाद वो घर में वो कंफर्ट नहीं आता बिकॉज ऑफ महंगाई। तो आदमी जो डे टू डे पेन झेलता है वो उसके टेस्ट को बिगाड़ देती है और इसका खामियाजा इलेक्शन में सरकार को उठाना पड़ा। अब सवाल इस बात का है कि ये महंगाई हुई क्यों। जो मैं बार बार कह रहा था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में स्टैग्नेशन आ गया है। सरकार इस बात को सीरियसली ले, बार बार इस गलतफहमी में ना रहे कि सब कुछ ठीक है, फूड गोडाउन्स भरे हुए हैं, वगैरह वगैरह। जबकि इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने इस बात को मान लिया है कि फूड प्रोडक्शन स्टैग्नेंट है, जो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, और स्टैग्नेंट के लेवल पे है। अगर मैं आपको 2014 का आपने जिक्र किया था, उस 2014 की मैं आपसे बात कर रहा हूं। 2014 और 2024 के बीच में हिंदुस्तान की आबादी करीब 27% बढ़ गई, जबकि फूड प्रोडक्शन मात्र 17% बढ़ा है। ये हम सिर्फ ह्यूमन फूड की बात कर रहे हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे देश में पशुपालन भी है, लाइव स्टॉक भी है, जिसको अनाज चाहिए खाने के लिए। उदाहरण के लिए हम कितना भी बोलते रहे कि साहब मक्का इस देश में बहुत पैदा होता है और हम तो 5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते थे,
आज स्थिति यह है कि जो हम 10-15 साल पहले 4-5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते थे, आज स्थिति यह है कि मुर्गी का किसान भारत सरकार को रोज चिट्ठी डाल रहा है कि भाई साहब आयात करने दो, देश में मक्का नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि जब आपको पता है कि मक्के की खपत जरूरी है, पशुपालकों के लिए, खासकर मुर्गी पालकों के लिए बगैर मक्के के गुजारा नहीं है, आपने एक इथेनॉल पॉलिसी बना दी। इथेनॉल पॉलिसी आपने बनाई थी शुगर सेक्टर के लिए कि चलो चीनी नहीं बिक रही, सरप्लस प्रोडक्शन है, तो आप इथेनॉल बना के उसको कंज्यूम कर लेंगे। वो एजेंडा कहीं डाइवर्ट हो गया, तो अब आपको लगा कि नहीं इथेनॉल हमको ज्यादा चाहिए, तो अब आप इथेनॉल बना रहे हैं खाने की कीमत पर। मक्का जो कभी 14, 15, 16 रुपए था, आज एमएसपी 22 रुपए है, लेकिन बाजार में मक्का 26, 27 रुपए। अब कोई किसान नहीं बोल रहा है कि साहब मुर्गी का किसान मर रहा है, कुछ रेट कम करो, वो भी किसान है। अब किसान नेता नहीं बोल रहे। तो ये जो अपॉर्चुनिटी की राजनीति है किसान नेताओं की, एक तो किसानों ने अपने नेताओं को डिस्कार्ड कर दिया, जबरदस्ती के नेता बनते हैं, कोई चुनता नहीं है इनको। दूसरी बात, अब सवाल इस बात का है कि ये जो इन्फ्लेशन है, मान लीजिए कि दूध महंगा हो गया, अंडा महंगा हो गया, मुर्गी महंगी हो गई, जब सारी चीजें सो कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन महंगा हो गया, तो अल्टरनेट हम मानते हैं कि चलो जब नॉन वेज महंगा हो गया तो लोग वेजिटेरियन बनेंगे। लेकिन वही सरकारी डेटा अगर आप इकोनॉमिक सर्वे में देखते हैं तो वो कहते हैं इस बार दालों का प्रोडक्शन कम हुआ है, तो दालें महंगी होंगी, क्योंकि प्रोटीन सोर्स तो जो आदमी दोनों चीजें खाता है, वेज और नॉन वेज, उसके लिए या तो अंडा मीट है या दालें हैं। अंडा मीट इसलिए महंगा हो गया क्योंकि मक्का नहीं, और जब उसको छोड़ के मैं दाल खाने आता हूं तो दालें महंगी हो गई क्योंकि दालों का उत्पादन पिछली बार से कम हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि भाई महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? तो जो सवाल आपने उठाया, अब उसका रिफ्लेक्शन हमको बजट में देखना चाहिए। अब सरकार ये कहेगी देखो हमने एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए पैसा एलोकेट कर दिया। भाई वो तो आप पहले से ही कर रहे थे, हर साल 10-15 हजार करोड़ रुपए आप एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे खर्च करते हो, लेकिन वो पैसा जा कर रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? दालों का उत्पादन पिछले 7-8 साल में स्टैग्नेंट क्यों है? 1 साल 2 साल बढ़ा बीच में, उसके बाद फिर नीचे आने लग गया, फिर हमें आयात करना पड़ा। तेल हम 70% खाने का तेल आयात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो सबसे बड़ी चुनौती थी इस चुनाव के अंदर फूड इन्फ्लेशन की, उसको इस इकोनॉमिक सर्वे में एक्सेप्ट किया है। अब बजट में यह देखना होगा कि बजट में ऐसा क्या प्रावधान किया जाता है जिसके कारण हम इस बात को समझें कि हाँ सरकार सीरियस है और इसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार है, और ये रिसोर्स एलोकेशन या पैसे का आवंटन जो हुआ है वो उस दिशा में सही कदम है। तो ये तीनों चीजों को हमको जोड़ के देखना होगा। प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम समझ आ गई, इकोनॉमिक सर्वे ने बता दिया हाँ प्रॉब्लम है और क्यों है ये भी हमें पता लग गया। अब समाधान बजट में निकलता है या नहीं, अब इसकी चर्चा और इस पे बात करना अलग हो, एक मुद्दा जी। दूसरा जो बड़ा मुद्दा था वो था रोजगार का, और हम इस बात को कह रहे हैं कि देखिए रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहे इस देश में। रोजगार इसलिए इस देश में नहीं बढ़ रहे क्योंकि आयात बढ़ रहा है। जब आप इंपोर्ट की बात करते हो तो इस देश में आयात बढ़ रहा है, तो जब आयात बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि लोग यहां पे मैन्युफैक्चरिंग ना करके लोग कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम तो बना बनाया माल लाएं और बेचें। अब मोदी साहब तो बोलते हैं मेक इन इंडिया, लेकिन मोदी साहब ये क्यों भूल जाते हैं कि आपके मेक इन इंडिया कहने से आपके इंस्पेक्टरों ने रिश्वत लेना बंद नहीं किया है। इनफैक्ट रिश्वत बढ़ गई है इस देश में ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि वो सब जो रिश्वतखोर हैं वो मोदी का डर दिखा के रिश्वत के रेट बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं देखिए मोदी साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, ईडी बहुत स्ट्रिक्ट है, पकड़ेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए अब हम रिश्वतखोरों के ऊपर चुनौतियां बढ़ गई हैं, शिकंजा बढ़ गया है, इसलिए अब रिश्वत के दाम डबल ट्रिपल 4 गुना हो गए। अब सवाल इस बात का है कि मोदी साहब
इस बात को कैसे एक्नॉलेजमेंट करेंगे? इसका उदाहरण इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि प्राइवेट कैपिटल ने पिछले 2-3 साल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अब थोड़ा बहुत शुरू किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि देश में बाजार तो है, लेकिन व्यापारी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो आपकी यहाँ पे पॉलिसीज हैं वो व्यापारियों को सूटेबल नहीं लग रही है। इन्वेस्टर को लगता है कि मैं जंजाल ले लूंगा अगर फैक्ट्री लगा लूंगा, रोज कोई ना कोई इंस्पेक्टर आके रिश्वत मांगेगा, मेरा जीना हराम करेगा, तो भैया मैं दुकान नहीं चलाता, मैं आयात करूंगा, मेरे पास गोडाउन है, उसमें रखूंगा, उस पर अपना लेबल लगाऊंगा, ठप्पा लगाऊंगा और माल बेच दूंगा, मेरा काम खत्म, मैं इससे ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं। अब मोदी साहब का यह कहना है कि हम रोजगार क्रिएट करेंगे। भैया प्राइवेट सेक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस की बात नहीं, सरकार के पास पैसा नहीं है। अब सरकार कितने जॉब क्रिएट करेगी? अगर हर साल 2 करोड़ जॉब क्रिएट करेगी तो अभी तक मोदी साहब की सरकार में 20 करोड़ जॉब क्रिएट होने चाहिए थे। 20 करोड़, 140 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ जॉब क्रिएट होने का मतलब क्या है कि हर आदमी, 6 आदमी में से 1 आदमी रोजगार, या 1 आदमी 6 आदमी के पीछे सरकारी नौकर है। तो फिर तो सरकारी सर्विसेज वर्ल्ड क्लास हो जानी चाहिए थी, लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं थी, घर पे आके काम हो जाते। ऐसा तो नहीं हुआ। अब सवाल इस बात का है कि आपके पास एक तो पैसा नहीं, दूसरा सरकार 2 करोड़ जॉब क्रिएट कर ही नहीं सकती। ना सरकार को इतने लोगों की जरूरत है, ना सरकार के पास पैसा है। दोनों ही समस्या है, दोनों ही क्लैरिटी। अब जॉब क्रिएट करेगा प्राइवेट सेक्टर, एमएसएमई मेनली, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स पे जाएंगी। तो जो एमएसएमई सेक्टर है वो आपके यहां पे रिश्वतखोरी से, इंस्पेक्टर राज से परेशान है। उसके लिए कभी नहीं बताया गया कि मान लीजिए, मैं उदाहरण ले लेता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक सरकार के जो डिपार्टमेंट है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, उसको एक पेपर रिलीज करना चाहिए कि देखिए हमारे यहाँ पे ये 25 कानून थे जिसके कारण इंस्पेक्टर जाके हमारी इंडस्ट्री को तंग करते थे, 25 में से हमने 15 हटा दिए, तो 15 चक्कर तो इंस्पेक्टरों के ये हमने हटा दिए, अब बचे 10 में हमने ये सुधार किए जिससे इंस्पेक्टर अगर किसी भी कंपनी से पैसा मांगता है तो आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर आपके कागज को 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर पास नहीं करता है, उसको पास माना जाएगा, खत्म हो गई प्रॉब्लम। अगर इंस्पेक्टर कागज लेके बैठ गया है तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा? तो सवाल अब इस बात का है कि दोनों ही मुद्दों पे भारत सरकार के इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को मान लिया है कि समस्याएं हैं। ये एक अच्छी बात है। अब समाधान दे पाएंगे या नहीं, ये अलग चीज है, और उसके लिए हमें अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। विजय जी, ये अगर हम इस सर्वे को देखें तो क्या कहीं ये संकेत मिलते हैं कि साहब ये भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन जो है वो कृषि को मान रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या कृषि नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है इस समय? देखिए सर, कृषि नीतियों पे तो विचार होना ही चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि जो कृषि है वो स्टेट सब्जेक्ट है संविधान के हिसाब से, तो केंद्र सरकार ज्यादा दखल दे नहीं सकती। कृषि व्यापार संबंधित कानून सरकार बना सकती है, लेकिन कृषि संबंधित कानून नहीं बना सकती, इसमें फर्क है। और आपने देखा होगा कि कृषि व्यापार संबंधित जो कानून बनाए गए थे उनको लेके हंगामा हुआ था। जब उनको लेके हंगामा हुआ तो अब हंगामा किन्होंने किया? उन्होंने, जिनको पुराने घटिया कानूनों से, जिसमें किसानों का शोषण होता है, कस्टमर का शोषण होता है, बिचौलिए मजा करते हैं, अब वो बिचौलियों के पास क्योंकि पैसा है, उन्होंने ला के लोगों को बॉर्डर पे बैठा दिया, उनको खाना वाना खिलाया, दारू वारू पिलाई, और हमारे कोर्ट्स ने बिना सच्चाई को जाने उस पर स्टे दे दिया। वो स्टेलमेट हो गया।
ना सरकार की तरफ से कोई आगे का सुझाव आया, ना राज्य सरकारों को, और ऑपोजिशन तो ऐसे मौके की ताक में रहता ही है कि देश जाए भाड़ में, हमें तो अपनी राजनीति से मतलब है और किसान से अच्छा वोट बैंक क्या हो सकता है। तो सब किसान के पीछे खड़े हो गए, चाहे वो गलत डिसीजन था किसान नेताओं का। आज भी आप उन किसान नेताओं से पूछ लो, अब तो 3 साल हो गए, आज भी मैं उनसे एक ही बात पूछता हूं, यार एक लाइन तो बता दो जो खराब थी, किसानों के हित में नहीं थी, एक लाइन तो बता दो। उनके पास जवाब नहीं। तो कहने का मतलब ये है सर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि सुधार की तो जरूरत है, नहीं तो किसान का भला नहीं होगा। जिस एपीएमसी जब तक रहेगा किसान का भला नहीं हो सकता, क्योंकि जो आदमी वहां पे बैठ के दलाली कमाना चाहता है वो अपना फायदा देखेगा या किसान का फायदा देखेगा? वो तो किसान से 10 रुपए में लेगा और आगे 20 में बेचेगा। अब बहुत सारे भाई किसान नेता कहते हैं नहीं नहीं वो व्यापारी क्यों खरीदेगा, कस्टमर खरीदेगा। अरे भाई वो उसका भाई खरीद लेगा, बेटा खरीद लेगा, दोस्त खरीद लेगा। अगर हमारे किसान नेताओं को धंधा समझ में नहीं आता है कि कैसे उनको मूर्ख बनाया जाता है, तो उनको थोड़े अपने ज्ञान का बढ़ावा करना चाहिए। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये राजनीतिक निर्णय है। अब आपको पता है कि बड़े बड़े निर्णय राजनीति के चक्कर में आके बलि चढ़ जाती है और देश वही का वही है। तो अब सवाल इस बात का है कि क्या सुधार होगा? जरूरत तो है, होगा। अब ये डिपेंड करता है कि तीसरे चरण में इतना बड़ा चोट खाने के बाद, मेजॉरिटी खोने के बाद, क्या मोदी साहब, अभी जो आप देख रहे हैं हम कावड़ के टाइम पे जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपनी जिसे कहते हैं माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के चक्कर में वो कहते हैं जी आपको आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है। भाई डर किस बात का? क्या छुपाना चाहते हैं? भाई आप अपने विजिटिंग कार्ड पे नाम लिखते हो ना, क्यों बनवाते हो? अपने ऑफिस के आगे नाम बोर्ड लगाते हो ना, क्यों लगवाते हो? सारे जो लोग हैं, नेता हैं, वो अपनी नेम प्लेट हटवा दे घरों के आगे से, प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको गुमनामी में जीने का शौक है तो ये नेता अपने घर के आगे से नेम प्लेट क्यों नहीं हटा देते? केवल धंधा करने के लिए पहचान छुपा लो। तो वही है ना। तो आपको जहां पे फायदा है वहां पर अपनी नेम प्लेट दिखाओ, जहां आपको फायदा नहीं है वहां से नेम प्लेट हटा दो। तो अब ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगली राजनीति अगर चलती रहेगी तो वो तो देश में वही होगा जो हो रहा है सर। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इस बार बहुत बोल्ड डिसीजन मोदी सरकार लेगी। हालांकि कहा तो था उन्होंने कि हम बड़े डिसीजन लेंगे, अब कितने ले पाएंगे अब ये तो कल ही पता लगेगा। मोदी साहब का एक स्टेटमेंट भी आया है, सुन लेते हैं। तरीके से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो, देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए, तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत
बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। विजय जी, मोदी जी का स्टेटमेंट तो हमने सुन लिया है, दर्शकों ने सुन लिया है। वो कह रहे हैं कि 2047 की तरफ एक मजबूत कदम होगा और जो वो गारंटी की बात करते रहे हैं उनकी प्रतिपूर्ति की दिशा में भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है इस बजट में दिखाई देगा। मैं ये संभावनाएं व्यक्त करने के लिए तो नहीं कहूँगा आपसे कि साहब किन किन क्षेत्रों को एड्रेस किया जाएगा, ज़्यादा जोर दिया जाएगा, पर मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि एक आदर्श बजट इन स्थितियों परिस्थितियों में क्या होगा, किन क्षेत्रों को वास्तव में एड्रेस किए जाने की जरूरत है। देखिए, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है सर। एक तो बजट का पर्पस ये होता है कि किस क्षेत्र में कितना पैसा एलोकेट किया जाए, और दूसरा होता है कि जो पैसा एलोकेट किया जा रहा है उसका रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, और तीसरा ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो सरकार ज्यादा परेशान ना हो और वहां पे प्राइवेट सेक्टर को भागीदारी के लिए आकर्षित किया जाए और प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट करे, ताकि जो सरकार का लिमिटेड रिसोर्स है वो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार की वहां पे डाइवर्ट किया जा सके। तो किसी भी बजट के ये 3 या 4 आयाम होते हैं, और उसको अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखते हैं, 2047 की जो बात हो रही है, आपको 2024 भी देखना है और 2047 भी देखना है। आप सिर्फ 47 उससे पहले 2027 2029 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो सर 2024 की बात कर रहा हूं। अगर हमने 2024 को सही कर लिया तो 27 और 29 ठीक हो जाएंगे। सही। कहने का मतलब ये है सर, अभी भी लोगों को आज भी खाना खाना है, तो जो चीजें लोगों को रोजमर्रा तंग करती हैं, जैसे फूड इन्फ्लेशन है, करप्शन है, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में नासूर बनी हुई। इन दोनों को एड्रेस करने के लिए एक जगह आपको पैसा चाहिए और दूसरी जगह आपको कानून बदलने चाहिए। सिर्फ पैसा एलोकेट करने से काम नहीं होगा। उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आज हमारे सामने सीधी सी बात है कि साहब पल्सेस की प्रोडक्टिविटी कम हो गई। दुनिया में जो दालों का उत्पादन होता है, भारत में दालों का उत्पादन ऑन एन एवरेज दुनिया की जो एवरेज है उससे आधा या 1/3 होता है। अब सवाल इस बात का है कि हमने इतने हजारों करोड़ रुपए 10 साल में, कम से कम और नहीं तो 1.5-2 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे खर्च दिए होंगे अभी तक, लेकिन अभी तक हम कोई ढंग की दालों के बीज नहीं बना पाए। अब हमारे साइंटिस्ट बोलेंगे, आईसीआर बोलेगा नहीं जी देखो हमने इतने सारे सीड रिलीज कर दिए। अरे भाई, रिलीज करने से काम नहीं चलता है। वो बीज इस काम के होने चाहिए कि किसान की आमदनी बढ़े और कंज्यूमर का खर्चा कम हो, उसको सक्सेस मानते हैं। आपके रिसर्च पेपर को हम सक्सेस नहीं मानते हैं। सवाल अब इस बात का है कि अगर आपने बीज निकाला है तो किसानों ने अपनाया क्यों नहीं? इसका मतलब कागजों में तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खेत में नहीं कर रहा। हमें तो किसान की बात करनी है। किसान खेत में क्या चाहता है, मेरा इंटरेस्ट उसमें, लैब में क्या होता है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अब सवाल इस बात का है कि क्या हम रिसर्च को रीओरिएंट करेंगे, अकाउंटेबिलिटी लाएंगे? पहली बात, आज पूरा का पूरा जो रिसर्च फंडिंग है वो आईसीआर के थ्रू है, सरकारी डिपार्टमेंट बना दिया। क्या एग्रीकल्चर रिसर्च जैसे अमेरिका में होता है, जो डिफेंस रिसर्च होती है वो प्राइवेट कंपनियां करती हैं। आज आप बोइंग को देख लीजिए, लॉकहीड मार्टिन को देख लीजिए, जीई को देख लीजिए, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, सरकार कहती है हमें दुनिया का सबसे बढ़िया हवाई जहाज चाहिए, जो बना सकता है बिड करो,
जो सबसे कम खर्चे में बनाएगा हम उसके साथ जुड़ेंगे। तो कंपनियां उसके अंदर मेहनत करती हैं, वैज्ञानिकों को लाती हैं, रिसर्च करती हैं, सब कुछ करती हैं, प्रेजेंटेशन देती हैं, फिर सरकार उनको थोड़ा सा पैसा देती है कि जाओ मॉडल बना के लाओ। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एक बार हाँ बोल दिया तो आपको पूरी जिंदगी की सरकार पैसा देगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने अच्छा काम किया तो हमने आपको 10 रुपए दिए, 10 रुपए का ढंग का रिजल्ट दिखाइए तो फिर आपको अगले 10 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपने वो काम भी अच्छा किया तो फिर तीसरा 10 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं कि सीधा 100 रुपए दे देंगे या 10 रुपए का काम करोगे 90 रुपए खा के सो जाओगे, ऐसा नहीं होता है वहां। इसीलिए वो देश वैज्ञानिक दृष्टि से आगे रहते हैं। अब सवाल है कि क्या भारत सरकार जब सीड प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट करेगी, क्योंकि यही प्राइवेट सेक्टर आपके जो कॉम्पिटिंग देश है वहां यही बीज बेच रहे हैं। आज अगर कोई विदेशी कंपनी या हिंदुस्तान की कंपनी अपना बीज विदेश में बेचती है तो तभी बेचती है ना जब वहां पे वो बीज की क्वालिटी अच्छी होगी। वहां पे तो कोई भारत सरकार की सब्सिडी नहीं है।